24 नवंबर साल 1971 नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब को उनके अपने एक प्लेन के बारे में कॉल रिसीव होती है। डोनाल्ड को बताया जाता है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर की तरफ से 3 डिमांड्स रखी गई हैं। शाम 5 बजे से पहले $2 लाख, 2 पैराशूट्स और सियाटल एयरपोर्ट पर प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए एक ट्रक। अगर इन डिमांड्स को पूरा ना किया गया तो प्लेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये डिमांड्स रखी गई थी हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस हाईजैकर डैन कूपर की तरफ से, जिसके बारे में अमेरिका की टॉप एजेंसी भी आज तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। आखिर ये हाईजैकर कौन था और कैसे इसका केस क्लोज होते होते एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. I think D.B. is like the coolest guy in America. He did the ultimate crime. 24 नवंबर 1971 को नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट बोइंग 727 पोर्टलैंड से सियाटल जाने के लिए रेडी थी कि तभी एक आदमी हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़े प्लेन में एंटर होता है और सीधा प्लेन की आखिरी सीट 18E पर जाकर बैठ जाता है। प्लेन में उसके अलावा टोटल 35 पैसेंजर्स थे। दिखने में ये एक बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है वो कुछ ही देर बाद एयर होस्टेस को बुलाता है जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था। उसको अपने पास बुला कर एक छोटा सा नोट देता है। एयर होस्टेस को देखकर लगता है कि शायद ये कोई बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा है जो अपना नंबर मुझे देने की कोशिश कर रहा है, और बिना नोट को पढ़े वो अपनी पॉकेट में रख लेती है। अब वो लास्ट सीट पे बैठा ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में वो एक सिगरेट लगाता है और हल्की सी स्माइल करके दोबारा उस एयर होस्टेस को बुलाता है और उसे बोलता है कि आपको मेरे पास बैठकर वो नोट पढ़ लेना चाहिए। एयर होस्टेस थोड़ी कंफ्यूज होकर जब वो नोट पढ़ती है तो डर से उसका बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उस नोट पर लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। ये नोट पढ़ते ही एयर होस्टेस उसके साथ बिल्कुल खामोशी से बैठ जाती है। वो अपना ब्रीफकेस ओपन करके उसे दिखाता है तो उसमें एक बॉम्ब था। एयर होस्टेस को यकीन हो चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी गलती की तो सबकी जान जा सकती है। कूपर ने उसे खामोशी से कॉकपिट में जाकर पायलट को बताने को कहा। वो भी बड़ी समझदारी से बिना पैनिक हुए उठती है और किसी दूसरे पैसेंजर को पता लगे बिना ही सीधा कॉकपिट में पायलट को जाकर सारी बात समझाती है। प्लेन में शॉफनर के अलावा एक एयर होस्टेस और भी थी जिसका नाम टीना मैक्लो था। उसको भी जैसे ही सिचुएशन के बारे में पता चलता है वो सीधी कूपर के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है ताकि उसके साथ बात करके समझ सके कि कूपर क्या चाहता है। कूपर ने टीना के सामने सिर्फ 3 डिमांड्स रखी। शाम 5 बजे से पहले $2 लाख, 2 पैराशूट्स और सियाटल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए एक टैंकर। ये सारी डिमांड्स एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब को बताई गईं, तो उसने बिना कुछ सोचे ही उसकी सारी डिमांड्स पूरी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो एयरलाइन की रेपुटेशन को लेकर और लोगों की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। साथ ही उसने FBI से भी कॉन्टेक्ट कर लिया और पैसों की अरेंजमेंट में लग गया। उनको पता था कि कूपर पैसे लेने के बाद हमसे ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने पायलट को कमांड्स दी कि पैसों को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्लाइट को सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बजाय कुछ देर और हवा में रखा जाए। पोर्टलैंड से सियाटल सिर्फ 45 मिनट्स की फ्लाइट अब 2 घंटे की हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस सब के बावजूद पूरे प्लेन में एक भी पैसेंजर को शक नहीं हुआ कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। पैसों की अरेंजमेंट की गई और $20 के 10,000 नोट से एक बैग को भरा गया, लेकिन इन सब नोट्स के सीरियल नंबर को भी लिखा गया ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो। कुछ देर बाद प्लेन को लैंड किया गया और डिमांड्स के मुताबिक फौरन ही कूपर को $2 लाख और 2 पैराशूट्स भी दिए गए। साथ ही साथ प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए ट्रक भी पहुंच गया। कूपर ने सब पैसेंजर्स को उतारने के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन पायलट और एयर होस्टेस को प्लेन के अंदर ही रुकने के लिए कहा। अब रात हो चुकी थी और प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ करवा दिया गया। कूपर ने साथ बैठी टीना मैक्लो के जरिए पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भिजवाई। उसने कहा कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स खुले रहेंगे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट होगा, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और विंग पोजीशन 15 डिग्री पर होगी और प्लेन को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाएगा, जो ऑलमोस्ट 3200 किलोमीटर का सफर था। पायलट ने बाकी सब इंस्ट्रक्शंस को तो फॉलो कर लिया, लेकिन फ्यूल की वजह से सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पायलट ने कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दी, एक रेनो एयरपोर्ट और दूसरा फिनिक्स। कूपर रेनो के लिए रेडी हो गया। FBI भी कूपर को पकड़ने
करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। प्लेन के टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही 2 फाइटर जेट्स प्लेन के पीछे भेजे गए, लेकिन जेट इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो प्लेन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। टाइम रात के 8 बज चुके थे। कूपर ने टीना मैक्लो को कॉकपिट में जाने के लिए कहा और साथ ये भी कहा कि जब तक प्लेन मैक्सिको नहीं पहुंचता कॉकपिट से कोई बाहर नहीं आएगा। टीना मैक्लो ने कूपर को आखिरी बार उस वक्त देखा जब वो कॉकपिट में एंटर हो रही थी। उसने बस ये देखा कि कूपर अपनी कमर के साथ कुछ बांध रहा था। सब इसी सोच में थे कि कूपर रीनो या मैक्सिको से भाग निकलेगा। 8:15 पे एयर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्लेन को अचानक से एक बहुत ही तेज झटका लगता है। पायलट को पता चल चुका था कि प्लेन के पीछे का स्टेयरकेस ओपन किया गया है। पुराने प्लेन्स में बैक साइड पे भी स्टेयर्स बनाई जाती थी। प्लेन को 3 घंटे बाद जब रीनो में लैंड करवाया गया तो पूरा प्लेन बिल्कुल खाली था। ना तो वहाँ कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब। कूपर को जंप करते हुए तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन स्टेयरकेस ओपन रहने की वजह से ये चीज तो कंफर्म थी कि कूपर ने सियाटल और रीनो के बीच कहीं जंप कर दी थी। एफबीआई फौरन सबूत ढूंढने लगी और उनको बस कूपर की एक टाई मिली, कुछ सिगरेट्स और 2 में से एक फटा हुआ पैराशूट जो कूपर यहीं छोड़ गया था। कूपर की इन चीजों के अलावा किसी के पास कूपर की एक तस्वीर तक नहीं थी। क्रू मेंबर्स और कुछ पैसेंजर से इंटरव्यू लेने के बाद कूपर का एक स्केच बनवाया गया, जिसके बाद कूपर की तलाश शुरू हो गई। एफबीआई के लिए पहला चैलेंज तो ये था कि कूपर ने कौन सी जगह पे जंप मारी, लेकिन ये काम उनके लिए थोड़ा आसान था क्योंकि प्लेन जिस रास्ते पे ट्रेवल कर रहा था वो पहले ही रिकॉर्ड किया जा रहा था। प्लेन का एल्टीट्यूड, उसकी स्पीड तो एफबीआई को पहले से ही पता थी, लेकिन फ्लाइट रिकॉर्डर से प्लेन के अंदर के एयर प्रेशर से ये भी पता लगाया गया कि 8:15 पे स्टेयरकेस ओपन किया गया था। इस सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे एक लोकेशन डिसाइड की गई और वहाँ कूपर को तलाश किया जाने लगा। ये पूरा एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। कूपर को ढूंढना तो मुश्किल ही था, लेकिन सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का एक एक कोना ढूंढ लिया, पर उनको कूपर कहीं नहीं मिला। कूपर का मिलना तो दूर की बात, उनको ना तो पैसों से भरा हुआ कोई बैग मिला और ना ही कोई पैराशूट। कूपर ने जिस एरिया में जंप की थी वहाँ इतनी सर्दी थी कि सबको लगा शायद कूपर मर गया होगा, पर किसी को उसकी लाश तक नहीं मिल रही थी। हिस्ट्री में पहली बार ये हो रहा था कि एफबीआई को पब्लिक की हेल्प लेनी पड़ी और कूपर के स्केच के साथ साथ $2 लाख के सीरियल नंबर भी आग की तरह पूरे अमेरिका में फैला दिए गए। इवन के ये भी कहा गया कि अगर कोई उन $20 के नोट्स में से एक भी नोट सबसे पहले ढूंढ लाएगा उसे इनाम के तौर पर $1000 दिए जाएंगे। पर इस सब के बावजूद कूपर का और उन पैसों का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। हर कोई हैरान था कि जिस इंसान ने अपनी जान खतरे में डालकर पूरा प्लेन हाईजैक किया है और फिर पैसे लेकर जंप कर दी, उसने पूरे अमेरिका में किसी भी बैंक या कसिनो में पैसों का इस्तेमाल नहीं किया था। सबको अब यही लग रहा था कि कूपर कहीं मर चुका है, पर वो सही लोकेशन पर उसको सर्च नहीं कर रहे। जिस जगह से कूपर ने जंप की थी उन्होंने एग्जैक्ट उसी जगह से एक वुडन कंटेनर फेंका और सोचा कि जहाँ ये गिरेगा वहीं कूपर की लाश को ढूंढेंगे, लेकिन इस ट्रिक से भी कुछ न हो सका। कूपर को डेड समझकर उसका केस क्लोज होने के करीब था, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने कूपर के केस को क्लोज होने से रोक लिया। दरअसल जब कूपर की हाईजैक की खबर पूरे अमेरिका में फैली तो उसके बाद काफी लोगों ने सेम कूपर को कॉपी करते हुए हाईजैकिंग की। कम से कम 5 लोगों ने कूपर को कॉपी किया और सब के सब जंप में सरवाइव कर गए। इनमें से एक था मार्टिन मैकनेली, जिसने एग्जैक्ट कूपर की तरह हाईजैकिंग की और $5 लाख लेकर कूपर की तरह बैक स्टेयर से एग्जैक्ट लोकेशन पे जंप कर दी। पर हैरानगी की बात ये थी कि मार्टिन सरवाइव भी कर गया था और कुछ ही दिनों में ये पकड़ा भी गया। बस इन्हीं हाईजैकर्स की वजह से एफबीआई ने सोचा कि अगर ये लोग सरवाइव कर गए हैं तो जरूर कूपर भी सरवाइव कर गया होगा। वक्त के साथ साथ पुलिस और एफबीआई ने पूरी कंट्री में से 800 लोगों को पकड़ा, जिनका फेस थोड़ा बहुत भी स्केच से मिलता जुलता या जिनका ऐसा कोई क्राइम रिकॉर्ड होता, पर कोई एक भी इंसान को कूपर नहीं साबित कर पाए। ये केस वक्त के साथ साथ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि एफबीआई को यही बोलना पड़ा कि डैन कूपर की डेथ हो चुकी है। केस की फाइल ऑलमोस्ट क्लोज कर दी गई थी। फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद पूरा अमेरिका बस कूपर को ही डिस्कस कर रहा था। कूपर के हाईजैक के पूरे 9 साल बाद वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के करीब एक बीच है जिसे टीना बार बीच कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था कि अचानक उसे $20 के नोटों की 3 गड्डियाँ मिलती हैं। ये टोटल अमाउंट $5800 की थी। जब पुलिस ने इन
पैसों के सीरियल नंबर्स चेक किए तो फौरन पता चल गया कि ये वही पैसे हैं जो आज से 9 साल पहले कूपर को दिए गए थे। केस सोल्व होने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया था, क्योंकि FBI ने जो लोकेशन डिसाइड की थी ये बीच उससे 27 किलोमीटर दूर था। कोई ये भी नहीं कह सकता था कि कूपर शायद किसी दरिया में गिर गया हो और पैसे पानी के बहाव के साथ टीना बार बीच तक पहुंचे हों, क्योंकि कोलंबियन रिवर फ्लो ही ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है। पुलिस ने टीना बार बीच पे बहुत सारी खुदाई करके और भी पैसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बस वही $5,800 थे। FBI को और कुछ तो नहीं मिला, लेकिन इनाम के तौर पर उस बच्चे को $20 के कुछ नोट्स दिए और ये केस फिर से एक नए मोड़ पर रुक गया। FBI के पास इन कुछ पैसों के साथ साथ कूपर का बस एक स्केच था और एक वो टिकट जिस पे कूपर ने खुद अपना नाम लिखा था। इसके अलावा कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिल सका। ये केस इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि वो बच्चा जिसे वो नोट्स मिले थे उसने 2008 में कूपर के कुछ नोट्स को ऑनलाइन सेल किया और उन नोट्स के बदले उसे $37,000 मिले। कूपर का रियल नेम तो डैन कूपर था, पर वो फेमस DB कूपर के नाम से हुआ, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की गलती थी जिसने जल्दी में DB कूपर बोल दिया था, जिसकी वजह से ये DB कूपर के नाम से फेमस हो गया। DB कूपर पे बहुत सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं जहां उसका स्केच दिखाया गया है, पर आज तक कहीं भी किसी भी कंट्री से किसी इंसान ने ये क्लेम नहीं किया कि मैंने DB कूपर को देखा है। अब पता नहीं DB कूपर जिंदा है या मर गया है, पर FBI ने 2016 में अपनी हार मान ली और ये केस क्लोज कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।